ओके, लास्ट टाइम हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे मैस डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिकली अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं ना आपको, तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मतलब ये था कि ये जो आपको दो पीक्स का मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से मैस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कि जब आपके फिशन होती है किसी भी हैवी न्यूक्लियाई की, तो जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैस किस रेंज में रहता है। तो ये जो ग्राफिकल डाटा था ना, इससे ये हमें पता चल रहा था। लास्ट टाइम भी ये फिगर मैंने डिस्कस की थी कि ये जो दो पीक्स बनती हैं, पहले पीक बनती है और फिर पीक का जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि जो आपको मैसेज है वो किस रेंज में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि वो 90 तक और यहाँ पे 140 से पीछे, यानी इन बिटवीन 120 एंड 140। तो यहाँ पे क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, एक बार रिमाइंड कर दूं कि यहाँ पे हमने जो टारगेट था वो सेम रखा था, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी चेंज की थी। और इस केस में हमने क्या किया था, इसमें हमने टारगेट जो थे वो दोनों डिफरेंट किए थे, जबकि आपका न्यूट्रॉन जो था उसकी एनर्जी सेम थी। तो दोनों केसेस में हमने देखा था दो पीक्स ही अपेयर हुई हैं, यहाँ भी दो पीक्स हैं और यहाँ भी दो पीक्स हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे भी जो आपके पास पीक्स बनी हैं, अगर इनकी पीक वैल्यू ड्रा करें तो एक 100 और 80 के दरमियान तक आती है, और दूसरी पीक जो है वो 140 यानी 130 से लेके 145 इस दरमियान में आती है। तो कहने का मकसद ये था कि जब भी फिशन जो प्रोडक्ट हो बनते हैं आपके पास फिशन से, तो उनके जो मैसेज होते हैं वो इसी रेंज में आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मैस के। तो ग्राफिकली ये चीज़ प्रूव हुई थी कि मतलब आपने दोनों प्रैक्टिकल्स करके देख लिए या दोनों तरह से डाटा लेके देखा है, तो आपके पास ऐसा नहीं हुआ कि कोई ड्रास्टिक चेंज आया हो दोनों कर्व्स में, ठीक है। तो ये तो हमने फिशन यील्ड की बेस पे, जो प्रोबेबिलिटी की बेस पे या परसेंटेज वैल्यू की बेस पे, हमने ये ग्राफ की बेस पे हमने मैस जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है या मैस कैसे कितना होता है प्रोडक्ट का, वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैंने आपको इसी में बताया था कि दूसरा मेथड हमारा ये है कि किस तरह से आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे भी जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब उसमें कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एनर्जी। एनर्जी कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था कि आप एनर्जी को किस तरह से रिलेट करेंगे मैस के साथ। एनर्जी की बेस पे हम आयोनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो फिशन का प्रोसेस अगर आप किसी अप्रोप्रिएट आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर करें, तो वो जो तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो आयोनाइजेशन करेंगे, ठीक है। और उस आयोनाइजेशन की बेस पे कि किस न्यूक्लियाई ने कितनी आयोनाइजेशन की है, हम उनकी एनर्जीज फाइंड आउट करेंगे और एनर्जी की बेस पे आप उनका जो मैस है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर हम एनर्जीज का अंदाज़ा लगा लें काइनेटिक एनर्जी का, तो वहाँ से हम यहाँ पे एक रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं कि एनर्जी से हम मैस का रिलेशन, मैस जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेटअप ये था कि एक आयोनाइजेशन चैम्बर जो है वो कंसिडर किया गया, और जो मटेरियल था फिजाइल मटेरियल जिसकी फिशन करनी है, ठीक है, उसको रखा गया
दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पे, यानी कि जो आपका आयोनाइजेशन चैम्बर है उसके दरमियान दो इलेक्ट्रोड हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो फिशन मटेरियल जो है वो रखा गया। अब जब फिशन हुई है तो जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। यानी कि फिशन के बाद जो आयंस कैसे बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आयोनाइजेशन करेंगी, आयोनाइजेशन के नतीजे में जो आयंस बनेंगे वो इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फिशन फ्रेगमेंट्स जो हैं, अगर हम एक आयोनाइजेशन चैम्बर कंसिडर करें तो एक आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो फिशन प्रोडक्ट्स बनेंगे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन सी आयोनाइजेशन जो है वो किस फिशन प्रोडक्ट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो फिशन प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट रखने के लिए कि कौन सी फिशन किस प्रोडक्ट की वजह से है, जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसको इस तरह से बैक टू बैक बनाया जाता है, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसके अंदर एक थिन फॉयल के साथ सेपरेशन की हो, ठीक है। तो वो उस सेपरेशन की वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकें दो डिफरेंट प्रोडक्ट की आयोनाइजेशन को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड से जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगी वो आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि ये दोनों डिफरेंट जो प्रोडक्ट बनी है उनकी आयोनाइजेशन है, और हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दो फ्रेगमेंट्स आपके पास आएंगे वो दोनों जो हैं, और जो इसमें एक तो आप हमने पढ़ा है फिशन में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियोटाइड के, और साथ इसके न्यूट्रॉन भी आपको पता है कि एमिट होते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन एमिट होंगे फिशन में तो वो न्यूट्रॉन वो भी चैम्बर में मौजूद होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोडक्ट्स की आयोनाइजेशन का अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हम उन न्यूट्रॉन्स को निगलेक्ट कर देते हैं जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, सॉरी मोमेंटम जो है उसको ओबे करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें पता है कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 है। तो ये m1 और m2 जो 1 और 2 है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके दो फ्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहा है कि हम जो है मैसेज का अंदाजा एनर्जीज की बेस पे लगा सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी की रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करें, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो जो फर्स्ट फ्रेगमेंट की एनर्जी लेट वो हम कहते हैं कि हाफ m1 v1 स्क्वायर है, और E2 जो दूसरे फ्रेगमेंट की एनर्जी है दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 19.1 है, यहाँ से आप वेलोसिटीज की वैल्यू निकालें तो आपके पास v1 ओवर v2 किसके इक्वल होगा, v1 ओवर v2 आपके पास इक्वल होगा m2 ओवर m1 के, ठीक है। तो v1 स्क्वायर ओवर m2 स्क्वायर की जगह पे आप इसकी वैल्यू लगाएं तो वो आपकी क्या होगी, m2 स्क्वायर ओवर m1 स्क्वायर। तो एक m2 से और एक m1 से कैंसिल होके तो आपके पास जो इसका ये किसके इक्वल आएगा, m2 ओवर m1 के, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो E1 ओवर E2 रेशो है दैट इज इक्वल टू M2 ओवर M1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि जिसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी से मैसेज की वैल्यू जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो मैसेज हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं टू द काइनेटिक एनर्जीज के, ठीक है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मैस उसका कम होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो हम कहेंगे कि उस प्रोडक्ट का जो मैस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सके इसी तरह इसी को यूज़ करके, इसी अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करके या स्टडी को यूज़ करके जो ग्राफ प्लॉट किया गया या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ फिशन प्रोडक्ट्स की मेजर की गई। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि उनकी डिफरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जीज जो हैं और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की एनर्जीज जो हैं वो किस तरह से आती हैं, इसको हम बोलेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है कि डिफरेंट उसमें एनर्जीज हो सकती हैं डिफरेंट न्यूक्लियाइज के लिए और डिफरेंट फिशन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो एक पूरी रेंज आपके पास बन जाती है। तो यहाँ पे उसने यूरेनियम, वही जो बार बार हम एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम 233, 235 एंड पोलोनियम 239 को
थर्मल न्यूट्रॉन के साथ भी उनकी फिशन करवाई, ठीक है। और फिर ये जो आपके हैं यूरेनियम 235, 38, 32 और 39, इसकी जो है वो फास्ट के साथ फिशन करवाई। और फिर इन सब के लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कार्रवाई वो ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एनर्जी आ रही है एक्स एक्सिस पे, और इस साइड पे आपके पास नंबर ऑफ काउंट्स। नंबर ऑफ काउंट्स मीन के आयोनाइजेशन में आपके पास कितनी आयोनाइजेशन हुई और कितनी आपके पास पल्सेस जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पीक्स जो है आपको नज़र आ रही, एक पीक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 या 65 के राउंड अबाउट है, और दूसरी पीक जो है वो आपकी 95 के लिए, ठीक है। तो ये जो फिशन दिखाई गई है ये यूरेनियम 235 के लिए। फिशन फ्रेगमेंट्स किसके हैं? ये यूरेनियम 235 को लिया गया है, और उसके साथ थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं उसको एज ए स्ट्राइकर जो है वो यूज़ किया गया। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो इस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये जो है कर्व अगर आप देखो तो जो आपने लास्ट ऊपर कर्व पढ़ी हैं, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था ग्राफ, ये कर्व उससे मिलती जुलती हैं इनसे। यहाँ पे भी आपके पास दो पीक्स बन रही थी, तो अगर आपने उसको मैस डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है या आयोनाइजेशन को देखा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे भी आपके पास दो पीक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर फर्क आपको नजर आ रहा है तो इनकी हाइट का नजर आ रहा है, ठीक है। वहां पे हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको इक्वल नजर आ रही है, और यहाँ पे हाइट जो है वो थोड़ी इनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो कल जो उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो पीक्स की हाइट है या दो पीक्स जो नज़र आती हैं आपको, ये फिशन के सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होने को बताती हैं। अच्छा, अब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये जो अभी हमने देखा है, ये जो एनर्जीज का, ये हमें क्या बताता है कि अगर हमने आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर यूरेनियम 235 को रखा और फिर हमने उसकी फिशन करवाई है न्यूट्रॉन्स के साथ, पहले थर्मल न्यूट्रॉन के साथ करवाई, फिर हमने फास्ट न्यूट्रॉन के साथ करवाई, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि यूरेनियम 235 की जब हम किसी आयोनाइजेशन चैम्बर में फिशन करवाते हैं तो जो आपके पास फ्रेगमेंट्स बनते हैं या जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो 154.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ये एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो फ्रेगमेंट्स आएंगे यूरेनियम 235 से, ठीक है। तो अगर हम ये थर्मल न्यूट्रॉन के साथ है, अगर इसी यूरेनियम 235 को आप फास्ट न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक कराएं, यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो 2.5 या 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो फिर भी आपके पास दो पीक्स ही आएंगी, इसी तरह से दो पीक्स ही आएंगी। बस उनका जो मैक्सिमा है, यानी कि वो जो मैक्सिमम पॉइंट कर्व का आप ड्रा कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो आपने स्लो के लिए देखा है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस हमने बताया यहाँ पे वो किस चीज़ में है, जो आपके पास कर्व आती हैं उनकी हाइट का है, ठीक है। जो दोनों आपके पास कर्व बनी हैं उनकी हाइट का डिफरेंस है। अच्छा, अब ये इससे हमें पता क्या चलता है, ये जो हाइट कम या ज़्यादा होने का, ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी बताती है सिमेट्रिक फिशन होने की, ठीक है। सिमेट्रिक फिशन होने का मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, जो फिशन के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, अगर उनकी मैसेज की वैल्यूज मिलती जुलती आएंगी आपके, तो आपका वो फिशन जो है वो सिमेट्रिक है, और अगर उनके मैसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो आपकी अनसिमेट्रिक फिशन है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान एक दफ़ा फिर से मैं उस डायग्राम पे आपको ले जाती हूँ। हम कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। ठीक है, मान जा रही।
में मैंने डिस्कस किया था, ये जो डिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिप है दो पीक्स के दरमियान, यहाँ भी दो पीक्स हैं, यहाँ भी दो पीक्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिप जो है वो तकरीबन मिलती जुलती है, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जब आपने टारगेट न्यूक्लियर जो वो चेंज किए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने थर्मल न्यूट्रॉन यूज़ किए थे तो डिप बहुत डीप है और यहाँ पे ये कम हो जाती है। तो ये क्या शो करती है कि अगर आप इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है वो बढ़ा रहे हैं तो ये डिप जो है, जो कि इन दोनों मैसेज के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो ये डिप जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से और ज़्यादा एनर्जी करवाएं तो ये डिप और ऊपर जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि ये डिप इतनी कम हो जाए कि आपको दो कर्व्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो ना होने के बराबर लगे और ये सिंगल कर्व के तौर पे अपीयर हो। जब ये सिंगल कर्व के तौर पे अपीयर हो तो इसको हम कहते हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी हो गई है किसकी, सिमेट्रिक फिशन होने की। मीन्स के आपके अप्रोक्सीमेटली इक्वल जो है वो न्यूक्लियाई एक सेम मैसेज के या एक जैसे जो हैं वो एमिट हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत रेयर है, यानी कि बहुत कम होता है सिमेट्रिक फिशन जो है वो उसका होना। ठीक है, तो अभी तक हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो रिजल्ट्स हैं इसमें ये हैं कि ये जो आपको डायग्राम अभी दिखाई है इसमें आपने एनर्जी ली है 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 45 मेगा इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन के साथ भी बम्बार किया गया तो डिप जो थी वो बहुत कम हो गई और फिर प्रोबेबिलिटी एसिमेट्रिक फिशन की वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद जब 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लिया गया तो फिर सिंगल पीक जो थी वो ऑब्जर्व हुई। ठीक है, तो जिसमें इक्वल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कंफर्म हुए। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जो मैस, जो पार्टिकल आपके मिट होंगे, जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उनके मैसेज का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, एक तो हमने कह लिया परसेंटेज यील्ड की बेस पे आप मैस डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, और दूसरा आपने बताया एनर्जी की बेस पे भी आप मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है कि आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिशन फ्रैगमेंट्स आपके पास बनी उनके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये है कि देखा गया है कि कितना जो है वो डिस्टेंस जो है ये फिशन फ्रैगमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोड तक पहुंचने तक डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्व किया गया यूरेनियम, ये जो तीनों हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, यूरेनियम 33, 35 और 39 को जब थर्मल न्यूट्रॉन के साथ जो है वो रेडिएट करवाया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ जो है वो फिशन फ्रैगमेंट्स जो हैं वो डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए 1 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जबकि कुछ के लिए ये डिस्कस किया गया कि वो 350 सेंटीमीटर जो है वो ट्यूब के अलॉन्ग जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो इनके ये डिस्टेंस कवर करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो कैलकुलेट की गई हैं। तो जब आप एनर्जी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है तो फिर उस बेस पे आप उसका मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो जिसमें मैंने आपको लास्ट अभी डिस्कस किया कि जो आपके पास फ्रेगमेंट्स बनती हैं फिशन की, जो आपके पास फिशन फ्रेगमेंट्स बनती हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 157 है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। वो उस वक्त आती हैं जब आप इसको आयोनाइजेशन चैम्बर में आयोनाइजेशन ऑब्जर्व करके मेजर करते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे मेथड हमें मिले हैं, जैसे ये हमारे पास डिटेक्टर्स में सेंटिलेशन डिटेक्टर्स हैं, उनमें अगर ये प्रोसेस किया जाए तो जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। आयोनाइजेशन चैम्बर में जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी एवरेज एनर्जी बताई जाती है 154.7, जबकि अगर आपने ये सेंटिलेशन या जो आपके फोटो डिटेक्शन वाले डिटेक्टर्स हैं उनमें जब फिशन का जो प्रोसेस करवाया गया तो उनमें जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जो आपके फिशन फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो 167 है, यानी कि तकरीबन 12.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और लास्टली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन
यील्ड परसेंटेज और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चौथा जो पॉइंट है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फिशन फ्रैगमेंट्स के जो मास हैं उनका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अभी आयोनाइजेशन चैम्बर नहीं है कि जिसकी बेस पे हम जिसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगा सकें, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक था आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि जो यूरेनियम टोटल आपका फिशन न्यूक्लियाई है उसका, उससे जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनके जो मैसेज हैं उनका आप किस तरह से एस्टिमेट लगाते हैं कि जो आपके पास दो फ्रेगमेंट्स बनेंगे या दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो किस तरह से आप कह देते हैं कि एक लाइटर मास का आता है और एक आपके पास हैवियर मास का आता है या इंटरमीडिएट मास के आते हैं, तो आप किस तरह से इनके मैसेज का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 मेथड्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं बोहर व्हीलर थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिशन का, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।